देखो, इस वीडियो को शुरू करने से पहले ये चीज मैं बता दूं कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें किस तरह के एनिमे पसंद आते हैं, क्योंकि इस एनिमे में डेंजर्स, एडवेंचर, डीमन, मॉन्स्टर्स ये सब चीजें आपको नहीं मिलेगी। बस इसमें मुझे कुछ ऐसे बड़े रीजन दिखे जिनकी वजह से मैं इसे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इस एनिमे की स्टोरी अच्छी है और हमारे चैनल की एक वीडियो से इंस्पायर्ड है, इस वजह से आपको शायद इसमें मजा आए। यह हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो एक डॉक्टर बनना चाहता है, क्योंकि उसने हमारी रिसेंट वीडियो देख ली है। अभी हमें शुरू में ही पता चला कि हमारा मेन कैरेक्टर एक ऑर्फनेज मतलब अनाथ है, लेकिन वो अनाथालय में भी डॉक्टर बनने की पढ़ाई कंटिन्यू कर रहा है। जिसके बाद एक हेड प्रीस्ट मतलब एक श्राइन चलाने वाले ओल्ड मैन ने उसे अपने श्राइन में बुलाया। श्राइन उनके वहाँ टेम्पल होते हैं जहाँ लोग प्रे करने आते हैं। अगर उन्हें कोई भी विश मांगनी होती है तो अभी यूरियो के लिए भी एक अच्छा मौका था, क्योंकि इस तरह की जगह पर उसे परफेक्ट शांति मिल सकती है पढ़ने के लिए। इसलिए यूरियो ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि उस हेड प्रीस्ट ने यूरियो को क्यों बुलाया, इस चीज का रीजन हमें थोड़ी देर बाद पता चलेगा। अभी यूरियो बस में बैठकर उस श्राइन के पास पहुंच चुका था। यूरियो इतना बड़ा पढ़ाकू है कि वो रास्ते में भी मेडिकल बुक पढ़ते हुए जा रहा था, और वहाँ श्राइन के पास जो लोग थे जब वो उसे देखते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद यूरियो यहाँ पर प्रे करने के लिए आया है या किसी एग्जाम के लिए। लेकिन यूरियो को गॉड्स पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो यहाँ प्रे करने बिल्कुल भी नहीं आया। अब जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो उस ओल्ड मैन को आवाज लगा रहा था, लेकिन उसे किसी की आवाज सुनाई नहीं देती। यूरियो सोचता है कि शायद यहाँ के हेड प्रीस्ट बहुत ज्यादा बूढ़े होंगे, इस वजह से उन्हें आवाज सुनाई नहीं दे रही। इसलिए यूरियो श्राइन में आगे बढ़कर उसे ढूंढने लगता है। तभी उसे एक दरवाजे के पीछे से कुछ आवाज सुनाई देती है। ये लड़कियों की आवाज में थी और आवाज सुनकर ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसे दरवाजा खोलना चाहिए। लेकिन तभी अचानक से वो दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। वहाँ पर 3 लड़कियाँ थी और उन्होंने ज्यादा कपड़े नहीं पहन रखे थे, इसलिए यूरियो उन्हें देखकर अचानक से गिर पड़ता है और उसके नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। हालांकि उनमें से एक लड़की कहती है कि तुम्हें क्या हुआ, लेकिन यूरियो इस पर कोई जवाब नहीं देता। इसलिए वो तीनों लड़कियां फिर से गेट लॉक कर लेती हैं और बाद में थोड़े कपड़े पहनकर वहाँ बाहर आते हैं। ये तीनों लड़कियां भी प्रीस्ट हैं और ये असल में उस हेड प्रीस्ट की ग्रैंड डॉटर्स हैं। वैसे इन लड़कियों में जो रेड हेयर वाली लड़की थी वो यहाँ यूरियो के ऊपर थोड़ा नमक डाल दिया। उसने अभी अभी जो देखा उस चीज से उसे प्योरीफाई करने के लिए। अब कमेंट में ये मत पूछिएगा कि उसने कौन सा वाला नमक डाला। वैसे नमक डालने के बाद वो यहाँ यूरियो को सजा देने वाली थी, लेकिन तभी उस लाल बाल वाली लड़की की बड़ी बहन कहती है कि पहले हमें इसे अंदर लेके चलना चाहिए, क्योंकि इसकी नाक से खून निकल रहा है। जिसके बाद ये चारों ही वहाँ उस कमरे में आ चुके थे। अभी यूरियो सामने बैठा हुआ था। वो इन तीनों से कहता है कि उसे इन तीनों से मिलकर खुशी हुई। उसे यहाँ पर हेड प्रीस्ट ने बुलाया था, क्योंकि अब वो इन्हीं के साथ रहेगा, इनका फैमिली मेंबर बनकर। इस पर वो लाल बालों वाली लड़की कहने लगती है कि क्या तुम हमें रीजन बता सकते हो कि तुम्हें हमसे मिलकर खुशी क्यों हुई। अब वो भी रीजन समझ में नहीं आ रहा था। वैसे तभी वही पास में बैठी उसकी बड़ी बहन अपना नाम बताती है। उसका नाम ये आमागामी है। आमागामी इनका नाम सरनेम है। वैसे यूरियो कहता है कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया। अब यहाँ पर ये यूरियो से कहती है कि हेड प्रीस्ट अभी यहाँ नहीं आए हैं, वो कल यहाँ पहुँचेंगे। इसलिए अगर यूरियो को किसी चीज की मदद चाहिए हो तो वो मदद उससे मांग सकता है। अब इसके बाद वही बैठी व्हाइट हेयर वाली लड़की जिसका नाम असाई है वो बताती है कि वो इनकी सबसे छोटी बहन है। और इसके बाद हमें उस लाल बालों वाली लड़की का नाम पता चलता है। उसका नाम यूना आमागामी है। वो यहाँ यूरियो से कहती है कि तुम भले ही हमारे यहाँ एज अ फैमिली मेंबर ज्वाइन होने आए हो, लेकिन मैं तुम्हें फैमिली मेंबर नहीं मानती। इस पर यूरियो कहने लगता है कि उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी वो यहाँ सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करने के लिए यहाँ आया है, घर घर खेलने के लिए नहीं। इसलिए उसे जो सोचना है वो सोचे। और इतना कहकर यूरियो अपनी किताब निकालते हुए उसे पढ़ने लगता है। अब इस पर यूना कहती है कि वो जैसा बिहेव करना चाहे कर सकता है, लेकिन उसे देख कर रहना होगा, क्योंकि वो उस पर नजर रखेगी। यूरियो ने अगर कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो यूरियो को खाना नहीं दिया जाएगा। इसके बाद वो यूरियो का गलत नाम लेते हुए वहाँ से चली जाती है। वो ऐसा सिर्फ यूरियो को चिढ़ाने के लिए कर रहे थे। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि यहाँ सबसे बड़ी बहन ये यूरियो को एक कमरे में लेकर आई थी। ये कमरा यूरियो को रहने के लिए दिया जाएगा। यहाँ अभी थोड़ी सी धूल थी जिसे यूरियो ने खुद साफ करनी थी। अभी वो कबर्ड से एक मैट्रेस बाहर निकाल रही थी, लेकिन यह जितना भी सामान था वो सारा सामान उसने कबर्ड के अंदर भर दिया था, इसलिए उसके अंदर से मैट्रेस निकलना बहुत मुश्किल थी। और यहाँ पर सिंचैन के घर की तरह वो सारा सामान अचानक से उसके ऊपर आ गिर पड़ता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर यूरियो के ऊपर गिर पड़ती है और उसके पिलोस वो यूरियो के मुंह पर थे। अब ऐसे सिचुएशन पर वहाँ यूरियो आ जाती है, जिसने कहा था कि वो यूरियो पर नजर रखेगी, और आकर यूरियो और ये की उस पोजीशन में देख लेती है। इससे उसे लगता है कि यूरियो को कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो यूरियो को 2-4 उल्टे हाथ लगाते हुए वहाँ से चली जाती है। हालांकि इसके बाद यूरियो को फाइनली शांति भर टाइम मिल जाता है अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर असाई आ जाती है। वो यूरियो से कहती है कि अब तुम शायद फ्री हो और यही सही टाइम है, हमें एक दूसरे को अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। यूरियो से कहता है कि मैं अभी बिजी हूँ, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। इस पर असाई कहने लगती है
ये कमाल है, तुम एक ब्यूटीफुल लड़की को अपने कमरे से जाने के लिए कह रहे हो, मुझे नहीं लगता कि तुम एक रियल मैन हो। इसके बाद वो यूरियो के सूटकेस में लेजेंडरी मैगजीन ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो ऐसा कर रही थी तो उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। हालांकि फिर यूरियो आगे बढ़कर उसे रोकने जाता है, लेकिन तभी एक कपड़े पर पैर रखकर यूरियो का पैर फिसल जाता है और वो असाई के ऊपर गिर पड़ती है। ऐसे ही सिचुएशन में यूरियो को आना था, इसलिए वो गेट खोलकर जैसी अंदर आती है तो यूरियो को एक नई पोजीशन के साथ देखती है, जिससे उसे गुस्सा आता है और वो फिर से यूरियो को उल्टे 2 हाथ लगाते हुए वहाँ से चली जाती है। वैसे अब रात होने आई थी, यूरियो को अभी नींद आने लगी थी और साथ ही उसके साथ दिन भर इस तरह से जो चीजें हो रही हैं कि उसका ध्यान पढ़ाई पर लगे नहीं रहा था, इसलिए वो थोड़ा हाथ मुंह धोने के लिए वहाँ से चला जाता है। अभी जब वो कॉरिडोर से जा रहा था तभी उसे दिखता है कि इतनी रात को एक कमरे का लाइट ऑन है। उसे लगता है कि शायद अभी भी उनमें से कुछ जग रहा होगा, इसलिए वो वहाँ देखने के लिए जाता है। वो देखता है कि यूना अभी नीचे सो रही है, उसने अभी कंबल नहीं ओढ़ रखा, शायद वो जागते वक्त कुछ काम कर रही थी और काम करते करते उसकी नींद लग गई। यूनो देखता है कि उसे ठंड लग रही है, इसलिए वो कंबल उठाकर उसे उड़ाने लगता है। हालांकि उसी दौरान यूना की आंख खुल जाती है और वो कुछ गलत समझ लेती है और यूनो को लात मार देती है। अभी ये आवाज सुनकर असाई और ये दोनों ही वहाँ पर आ गए थे। वो जैसे ही गेट ओपन करती है तो यूरियो को यूना के ऊपर देखती है। हालांकि ये दोनों थोड़ी मैच्योर है, इस वजह से यूना की तरह बिहेव ना करते हुए शांति से गेट लगा देती है, जिससे यूरी और यूना अपने काम को कंटिन्यू कर सके। लेकिन बाद में वो इन दोनों को अंदर बुलाते हैं और यूरी उन्हें समझाता है कि जो कुछ उन्होंने देखा वो बस एक एक्सीडेंट था। हालांकि इस तरह के एक्सीडेंट दिन में 4 बार नहीं होते, इसलिए यूरियो की बात पर उनमें से किसी को यकीन नहीं था। वैसे यूरियो अभी यूना से पूछता है कि इतनी रात तक क्यों जग रही थी, जिस पर ये यूरियो को बताती है कि यूना यहाँ आने वाले लोगों के लिए लकी चार्म बना रही थी। यूरियो ये देखकर हैरान था क्योंकि इन लोगों को लकी चार्म देने के बदले पैसे वगैरह नहीं मिलते, लेकिन फिर भी यूना इस चीज के लिए इतनी मेहनत कर रही है। यूरियो कहता है कि इससे तो होता क्या है, जिस पर वो लोग यूरियो को बताते हैं कि लकी चार्म लोगों की इच्छा पूरी करते हैं और इससे उनके साथ अच्छा होता है क्योंकि ये गॉड की तरफ से होते हैं। अब बना तो इन्हें यूना रही थी, फिर ये गॉड की तरफ से कैसे हुई, ये चीज यूरियो के मन में थी, जिस पर यूना और बाकी वो दोनों अपने सर के रेड रोब्स मतलब लाल कलर की रिबन टाइप रस्से निकालते हुए कहती है कि ये लकी चार्म सीधा गॉड से कनेक्ट होते हैं और हम प्रे करते हैं कि जो भी इन्हें रखे उसके साथ अच्छा हो, इसलिए हम इन्हें लोगों को देते हैं। वैसे यहाँ यूरियो उन रेड रोब के बारे में पूछता है कि वो ये क्या पहनती है, जिस पर वो बताती है कि उनकी मदर को बिलोंग करती है, उनकी मदर भी इसी तरह से लाल रंग की रिबन्स पहना करती थी। हालांकि अब यूनो का तो पता चल गया था कि वो इतनी रात को क्या कर रही थी, लेकिन अब उन्हें यूरियो पर डाउट होता है और वो यूरियो से पूछने लगती है कि वो इतनी रात तक क्यों जाग रहा था, जिस पर यूरियो कहता है कि उसे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, जिसके लिए उसे अच्छे मार्क्स चाहिए और उसे बहुत पढ़ना होगा, इसलिए वो पढ़ाई कर रहा था। ये सुनकर यूना कहने लगती है कि हाँ ये अच्छी बात है, तुम्हें भी एक लकी चार्म रख लेना चाहिए और प्रे करना चाहिए, इससे तुम एग्जाम में आराम से पास हो जाओगे। वैसे भी वो जल्दी प्रिंस ऑफ विशिंग स्टार होने वाली है, मतलब उस दिन बहुत सारे तारे टूटते हैं जिनसे इच्छा मांगे तो वो पूरी हो जाती है। हालांकि यूरियो ये सुनकर हंसने लगती है और कहता है कि ये तो तुम कैसी बातें कर रही हो, इस तरह से विश पूरी नहीं होती और इस सीजन में तो स्टार रेन होने वाली है, वो इतनी ज्यादा देर तक नहीं रहेगी कि हम उनसे कुछ विश मांग सके। हालांकि इन बातों पर भरोसा न करते हुए यूरियो को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो यूरियो से कहते हैं कि तुम यहाँ रहने के लिए आए हो, इसलिए तुम्हें हमारी बात पर भरोसा करना होगा। हालांकि अब अगले दिन जब यूरियो पढ़ रहा था तब वो देखता है कि यहाँ श्राइन में बहुत सारे लोग आए हुए हैं प्रे करने के लिए। वो सोचता है कि यहाँ के प्रीस्ट और प्रीसेट्स को लोगों को गॉड से जोड़ने का फायदा बताते हैं, लेकिन यूरियो गॉड्स पर भरोसा नहीं करता, इसलिए उसे नहीं लगता कि वो यहाँ ज्यादा टाइम रुक पाएगा। हालांकि अब तभी वो देखता है कि यूना एक बच्ची से बात कर रही है। वो बच्ची किसी दूसरे देश से आई है और वो इंग्लिश में बात कर रही थी, इसलिए यूना को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। यूना उसे एक लकी चार्म देना चाहती थी, लेकिन वो उसे अपनी बात नहीं समझा पा रही थी। हालांकि तभी यूरियो वहाँ आता है और इंग्लिश में बात करते हुए उस लड़की को समझाता है कि यूना क्या कहना चाहती है, जिसके बाद वो लड़की खुश होकर उस लकी चार्म को रख लेती है और अपने फादर के साथ वहाँ से चली जाती है। अभी यूना इस चीज से इम्प्रेस थी कि यूरी दूसरे लैंग्वेज में भी बात कर सकता है। हालांकि अपने श्राइन को चलाने के लिए उन्हें फॉरेनर विजिटर्स की बात करने के लिए यूना की भी इंग्लिश आना जरूरी है, इसलिए वो यूरी से कहते हैं कि क्या यूरी उसे इंग्लिश सिखा सकता है, जिस पर यूरी हाँ कर देता है। वैसे उसी दौरान वो बहुत तेज हवा का झोंका आता है और तभी एक बर्ड उड़ते हुए जाकर यूना के सर से वो रेड रिबन ले जाती है, जो कि उसकी मदद छोड़कर गई थी। अब इस चीज से यूना बहुत ज्यादा दुखी थी। बाद में वो अपनी सिस्टर्स को भी बताती है और वो ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक शाम हो चुकी थी। अब वो रात के टाइम वहाँ जंगल की तरफ जाकर रिबन नहीं ढूंढ सकते थे, इसलिए वो सिर्फ प्रे करना शुरू कर देते हैं। हालांकि यूरियो उनसे कहता है कि इस तरह के प्रे करने से तुम्हें अपनी रिबन वापस नहीं मिलेगी, लेकिन इस पर यूना को गुस्सा आता है और वो कहती है कि गॉड्स हमारी मदद करते हैं और वैसे भी तुम यहाँ के नहीं हो, इसलिए तुम्हें हमारे मैटर में दखल नहीं देनी चाहिए। अब इसके बाद यूरियो अपने कमरे में आ गया था, जहाँ वो खुद से कह रहा था कि उसे यूना के
कामों के बीच नहीं आना चाहिए क्योंकि उन दोनों की नहीं बनती। वैसे अब कुछ ही मिनट बाद जब असाई और ये दोनों यूरी के कमरे का गेट नॉक करते हैं तो यूरी गेट नहीं खोल रहा था। अब वो दोनों ये नहीं सोचते कि यूरी कुछ पर्सनल काम कर रहा हो, बल्कि वो सीधा गेट खोलकर अंदर आ जाती हैं। पर वहाँ जब यूरी था ही नहीं, अब यूरी वहाँ नहीं था तो या तो उन्हें यूरी को ढूंढना चाहिए या फिर जाकर यूना से पूछना चाहिए। लेकिन यहाँ असाई बैठकर उसके सूटकेस में लेजेंडरी मैगजीन ढूंढना शुरू कर देती है। वैसे यहाँ तभी यही नोटिस करती है कि वहाँ डेस्क पर यूरी और उसकी मदर की फोटो रखी हुई है। ये फोटो तब की है जब यूरी छोटा था। अभी यूरी के हाथ में कुछ लकी चार्म थे, मतलब वो पहले गॉड पर भरोसा करता था। अब ये कोई याद आता है कि उसके ग्रैंडफादर मतलब हेड प्रीस्ट ने बताया था यहाँ जो लड़का आने वाला है बचपन में उसने अपनी मदर को खो दिया था, जिसके बाद वो ऑर्फनेज में बड़ा हुआ। इससे ये समझ जाती है कि यूरी भी पहले गॉड पर भरोसा करता था, लेकिन उसकी मदर तब नहीं बच पाई, इसलिए उसने गॉड पर भरोसा करना बंद कर दिया और अब उसे लगता है कि इंसान सिर्फ अपनी मेहनत से ही कुछ कर सकता है। हालांकि इस चीज को जानने के बाद अभी ये कह रहे थे कि यूरी और यूना बिल्कुल एक जैसे हैं, वो दोनों ही अपनी फीलिंग्स छुपाते हैं। अब तभी सीन चेंज होकर यहाँ उस जंगल के पास आता है। यूरी अपनी पूरी कोशिश कर रहा था उस रेड रिबन को ढूंढने की, लेकिन उसे वो रेड रिबन कहीं नहीं मिल रही थी, इसलिए अब थक हार कर वो वही टेम्पल में हाथ जोड़कर प्रे करने लगता है। उसी दौरान वहाँ पर यूना जाती है। असल में यूना ने यी और असाई की सारी बात सुन ली थी। यहाँ पर यूना जब देखती है कि यूरी प्रे कर रहा है तो उसे उस चीज में बहुत खुशी होती है और वो भी वहाँ आकर प्रे करते हुए यूरी से कहने लगती है कि तुम्हें अपने विश जोर से बोलनी चाहिए, इससे गॉड्स को आसानी होती है सुनने में। वैसे उसी दौरान वहाँ पर ये और असाई आ जाते हैं। अभी ये कोई चिंता हो रही थी कि वो दोनों रात को कहाँ चले। असाई कहती है कि दोनों बस नाइट डेट पर थे। हालांकि यूरी इस पर स्माइल करता है और इसके बाद वो वापस अपने श्राइन की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ भी रास्ते में यूरी उन तीनों से कहता है कि यूना की वो रेड रिबन तो अभी तक नहीं मिली, कि हम उसे और नहीं ढूंढेंगे, जिस पर वो तीनों ही कहती है कि उसे हम कल ढूंढ लेंगे। वैसे भी अब तुम दोनों ने प्रे कर लिया है, इसका मतलब वो हमें मिल ही जाएगी। यहाँ आगे बढ़ते वक्त अचानक ही वही लगे पेड़ पर से चेरी ब्लॉसम के पत्ते नीचे गिरने लगते हैं। साथ ही अचानक से बहुत सारे तारे भी टूट रहे थे, जिस वजह से चेरी ब्लॉसम के पत्ते ग्लो करते हुए नीचे गिरते हैं। अभी वो लोग इन्हें देखकर हैरान थे और यूरी से कह रहे थे कि देखा ये एक मिरेकल है, जिस पर यूरी कहता है कि हाँ ये मिरेकल है, लेकिन ये सिर्फ साइज की वजह से हुआ। हालांकि वो उसे समझाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें थोड़ा सा तो भरोसा कर रहा होगा। हालांकि यूरी कहता है कि ऐसे थोड़ी होता है कि सिर्फ प्रे करने से हमें कोई चीज आसानी से मिल जाए। लेकिन जैसे ही वो लोग कुछ कदम और आगे बढ़ाते हैं तभी अचानक से पेड़ के ऊपर से वो रेड रिबन आकर सीधा यूना के सिर पर गिरता है, जिससे वो खुश हो चुकी थी। अब अगले दिन हम देखते हैं कि वो हेड प्रीस्ट जिनका नाम चिडोरी अमागामी है वो आ चुके थे। वैसे वो माफी मांगते हैं क्योंकि उन्हें देर हो गई। वो इसका रीजन बताते हैं। वो कहते हैं कि जब तक तुम यहाँ आ चुके हो और हमारे श्राइन को आगे चलकर संभालने वाले हो तो अब मुझे इस जगह की ज्यादा चिंता नहीं है। वैसे इन बातों के दौरान वो यूरियो से कहते हैं कि यूरियो को आगे चलकर श्राइन को संभालना है और साथ ही उनकी एक पोती से शादी करनी है। उनकी पोती यही तीनों लड़कियां हैं, जिनमें से एक से यूरियो की शादी करनी होगी। यूरियो को ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान था, पर ओल्ड मैन कहने लगते हैं कि यहाँ इस जगह को संभालने के लिए तुम्हें मेरी 3 पोतियों में से एक से शादी करनी जरूरी है, तभी तुम आगे चलकर इस जगह के हेड बन पाओगे। हालांकि यूरियो कहता है कि मैं सिर्फ यहाँ पर शांति से पढ़ने के लिए आया था। वैसे अभी उन तीनों लड़कियों को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए वो भी अपने ग्रैंडफादर की बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं। तभी उनके ग्रैंडफादर कहते हैं कि अगर तुम्हें हेड बनना है तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। इस पर यूरियो कहने लगता है कि उसे हेड नहीं बनना, वो सिर्फ यहाँ पढ़ने आया था और आगे चलकर वो एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर यहाँ से चला जाएगा। इस चीज पर उन तीनों लड़कियों के ग्रैंडफादर कहने लगते हैं कि जैसा तुम चाहो। पहले मैं सोच रहा था कि अगर तुम मेरी बात मान लेते हो तो इसके बदले मैं उस यूनिवर्सिटी को एक एप्लीकेशन लिख कर दूंगा, क्योंकि हमारे श्राइन के सभी लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और अगर मैं तुम्हारी तारीफ एप्लीकेशन में कर देता हूँ तो शायद तुम्हारे वहाँ एडमिशन लेने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएं। ये सुनकर यूरियो हैरान हो जाता है। हालांकि तभी ग्रैंडफादर कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम्हें मेरी बात नहीं माननी तो जैसी तुम्हारी मर्जी, और इसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन यूरियो जैसी उनकी सारी बातें सुनता है तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। वो रिएक्ट करते हुए कहता है कि आप जो भी कहोगे मैं मानने के लिए तैयार हूँ। यूरो अभी सोच रहा था कि उसे एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाने के लिए अभी टाइम है और वैसे भी वो यूनिवर्सिटी पहुँचेगा, वहाँ पढ़ाई करेगा, डॉक्टर बनेगा। तब तक ओल्ड मैन ये सारी बात बोल चुके होंगे। वैसे कुछ देर बाद हम देखते हैं कि यहाँ यूना अपनी बाकी दोनों सिस्टर से कह रही थी कि वो किसी कीमत पर यूरो से शादी नहीं करने वाली। वैसे तो उनकी ग्रैंडफादर ने कहा कि यूरो को उन तीनों लड़कियों में से किसी एक से शादी करनी है, लेकिन यूना के हिसाब से वो यूना को ही चुनेगा। इसीलिए यूना पहले ही मना कर देती है कि वो शादी
शादी नहीं करेगी, जिसके बाद ये कहती है कि वो भी बिना यूरियो की सभी चीजें देखे शादी नहीं कर सकती। इसके लिए उसे भी टाइम चाहिए, क्योंकि उसे यूरियो की कुछ चीजें अच्छे से चेक करनी होगी और शायद यूरियो उसे ऐसा करने का मौका ही नहीं देगा। इसलिए उसके लिए भी शादी करना थोड़ा सा मुश्किल था। और बात रही असाई की, तो उसकी एज बहुत कम है, इसलिए उसे नहीं लगता कि उसका नंबर यहाँ लगने वाला है। वैसे अब तभी यूना कहने लगते कि हम यूरियो को अपने यहाँ का हेड बना भी कैसे सकते हैं, वो तो वैसे भी गॉड पर भरोसा नहीं करता, ऐसे आदमी को हमें यहाँ रहने नहीं देना चाहिए। अब यूरियो से शादी से बचने के लिए उन्हें यूरियो को यहाँ से भगाना होगा, इसलिए वो फैसला करते हैं कि उन्हें यूरियो से काम करवाना चाहिए, जिससे यूरियो परेशान होकर खुद ब खुद यहाँ से चला जाए। अभी सबसे पहले उन्हें उनके दिमाग में खाना बनाने का आइडिया आता है, इसलिए वो यूरियो को बुलवा कर उससे खाना बनवाने को कहते हैं। यूरियो खाना अच्छा बना ले, इसलिए उन्होंने फ्रिज में से भी ज्यादा अच्छी चीजें गायब कर दी थी और सिर्फ ऐसी चीजें रखी थी जिससे यूरियो कुछ अच्छा नहीं बना पाई। और अभी इस चीज से यूना डीमन की तरह हंस रही थी। मैंने पहले कहा था कि इस सीरीज में डीमन नहीं है, लेकिन यूना ही असल में डीमन है। हालांकि यूरियो कुछ ही देर में उतनी चीजों में से वो कुछ अच्छा खाना रेडी कर देता है, जो देखकर वो तीनों बहुत ज्यादा हैरान थी। हालांकि यूरियो सोचता है कि फाइनली ये सब खत्म हुआ और अब वो जाकर पढ़ सकता है, इसलिए वो अप्रैल उतार कर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वो तीनों कहती हैं कि अभी तुम कहाँ जा रहे हो, अभी तो काम शुरू हुआ है। और इसके बाद वो यूरियो को एक गंदे कपड़ों का पहाड़ ला कर देती हैं और कहती हैं कि तुम्हें इन्हें सभी को धोना है। इन सभी कपड़ों को देखकर यूरियो बहुत ज्यादा हैरान था। हालांकि बाद में उन तीनों लड़कियों को लगता है कि शायद उन्होंने यूरियो को गलत काम दे दिया, क्योंकि यूरियो को परेशान करने के लिए उन्होंने जितना हो सके उतने कपड़े उसे दिए थे और इसमें वो कपड़े भी थे जो कि उन्हें यूरियो को नहीं देने चाहिए। लेकिन यूरियो उन सभी को दूध आकर ले आया था और अभी वो उन्हें रस्सी पर सुखाने के लिए डाल रहा था। अभी इस चीज से ये और असाई को थोड़ी सी शर्म आ रही थी, लेकिन यूना को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि यूरियो ने ये काम भी परफेक्टली कर लिया था और वो बिना कुछ कहे। तभी यूरियो नोटिस करता है कि शायद कुछ कपड़े मिसिंग है, इसलिए वो पूछता है, जिस पर ये कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, हम अंदर वाले कपड़ों को मैचिंग पीस में नहीं खरीदते। ये बात सच में उसने सही कही थी, मैं यहाँ अपने मन से कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूँ। वैसे यूरियो ने सारे कपड़े डाल दिए थे। अब ये सारी चीजें देखते हुए ये यूना से कह रही थी कि उसे हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि यूरियो हर काम में परफेक्ट है। लेकिन यूना कहती है कि नहीं, इतना उसके लिए काफी नहीं है। मतलब यहाँ पर वो परमिशन की बात कर रही थी। सॉरी, मुझे माफ करना, मुझे जोक यहाँ पर डालना नहीं चाहिए था। वैसे अब यूना अपना फाइनल मूव खेलने वाली थी। उसके पास अभी भी सबसे खतरनाक काम बचा हुआ था। वो यूरियो को ये के कमरे में लेकर आती है। उसका कमरा बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से बिखरा हुआ था, क्योंकि ये के पास जितनी भी चीजें हैं वो सारी फ्लोर पर पड़ी हुई हैं। ये को पेंटिंग का बहुत ज्यादा शौक है, इस वजह से वहाँ फ्लोर पर कई सालों से कलर्स बिखरे हुए हैं। या यूना को लग रहा था कि इस मिशन में यूरियो नाकाम हो जाएगा, लेकिन कुछ ही देर में यूरियो ये के कमरे को भी पूरी तरह से ठीक कर देता है, जो देखकर अभी ये को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो कहते हैं कि यूरियो जैसे लड़के को वो यहाँ से निकाल नहीं सकते, ये हर काम में परफेक्ट है, ये हमारी बहुत मदद कर सकता है। लेकिन तभी यूरियो गिर पड़ता है कि वो यहाँ पर नहीं रह सकता, क्योंकि उसे पढ़ना है और मेडिकल यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी है। इस तरह से काम करते हुए उसे पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए वो यहाँ से जा रहा है। ये बात सुनकर वो तीनों बहुत ज्यादा हैरान हो चुके थे। लेकिन कुछ ही देर बाद यूरियो अपना सारा सामान पैक कर वहाँ से निकल पड़ता है। अभी उसे जाते देख असाई कह रही थी कि ये सीरीज यही खत्म होती है, लेकिन यूना उससे बोलती है कि तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं, वैसे भी हमारा प्लान यही था। अब हम देखते कि यूरियो वहाँ ट्रेन में बैठ चुका था, अपने पुराने ऑर्फनेज मतलब वही रहने जहाँ वो बचपन से रहते आ रहा है। रास्ते में भी वो अभी अपने वही बुक पढ़ रहा था। तभी हम नोटिस करते कि यहाँ यूना, यू और असाई तीनों ही अभी उस ट्रेन में चढ़कर उसे देख रहे थे। असल में यहाँ इन्हें यूना ही लेकर आई है। उसने कहा कि हम इतने टैलेंटेड लड़के को नहीं खो सकते, वो हमारे बहुत काम आ सकता है। वैसे अब जब वो ट्रेन यूरियो के स्टेशन तक नहीं पहुँचती, तब तक यूरियो पढ़ते ही रहता है, जो देखकर यहाँ ये तीनों लड़कियां हैरान थी और आपस में बात कर रही थी कि शायद यूरियो को जब भी फ्री टाइम मिलता है तो पढ़ता ही है। वो सोचते हैं कि यूरियो डॉक्टर भी बनना चाहता है। उन्हें लग रहा था कि शायद यूरियो ऐसा अपनी मदर की वजह से कर रहा है, क्योंकि उसकी मदर की जान किसी बीमारी से गई थी और डॉक्टर उन्हें नहीं बचा पाए, इसलिए यूरियो डॉक्टर बनकर इस तरह की बीमारियों से लोगों की जान बचाना चाहता है और शायद एक हद तक वो सही भी है। वैसे अब यूरियो अपने स्टेशन पर पहुंचकर वहाँ से पैदल आगे बढ़ चुका था। ये तीनों भी धीरे धीरे उसका पीछा करती हैं और इस तरह से छुपकर आगे बढ़ती हैं, जिससे कि यूरियो उन्हें देख ना पाए। यह यूरियो एक सुनसान जगह आ चुका था, जहाँ एक बहुत पुराना सा घर था, जिसे देखकर ये तीनों थोड़ी सी हैरान थी और सोच रही थी कि क्या यूरियो इस तरह की जगह पर रहता है। तभी यूरियो उस घर के अंदर चला जाता है, जिसके बाद ये तीनों यहाँ से आगे आती हैं और नोटिस करते हैं कि उस घर के ऊपर तो बहुत सारे काले कौवे बैठे हैं। वैसे कौवे तो काले ही होते हैं, पर इन्हें ये जगह बहुत ज्यादा हॉरर टाइप की लग रही थी। इस वजह से यूना थोड़ा सा बुरा फील कर रही थी, क्योंकि उसने यूरियो को इस तरह की जगह पर रहने के लिए फिर से भेज दिया। उसी दौरान यूरियो वहाँ आ जाता है और कहता है कि मुझे माफ करना है कि ये जगह इतनी डरावनी है। अभी यूरियो
यूरियो के कंधे पर कुछ बच्चे बैठे हुए थे जो कि इसी ऑर्फनेज के हैं, जिन्हें देखकर यहाँ ये तीनों लड़कियाँ डर जाती हैं और यूना तुरंत ही अपने फेस से नमक निकालकर यूरियो के ऊपर फेंकने लगती है। और शायद जापानी भूतों को नमक पसंद नहीं है, हालांकि फिर भी वो देखती है कि ये तो यूरियो है। अभी यूरियो के साथ छोटे छोटे बच्चे आए हुए थे, वो इन तीनों के आसपास आ जाते हैं और बच्चे तो मासूम होते हैं, इसलिए वो यहाँ इन तीनों के साइज डिफरेंस को कैलकुलेट करने लगते हैं। वैसे तभी यूरियो उन तीनों से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, लेकिन उसी दौरान वहाँ पर एक लेडी आ जाती है जिसने डॉक्टर की तरह कपड़े पहन रखे थे। इसका नाम माहिरू है। अभी माहिरू यहाँ यूरियो को देखकर कहने लगती है कि वो सिर्फ 2 दिन पहले यहाँ से गया था, लेकिन फिर भी उसकी बॉडी में इतने सारे चेंजेस आ चुके हैं। ये सच में एक जोक था, लेकिन शायद तुम्हें समझ में नहीं आया होगा। हालांकि इसके बाद अब वो वहाँ अंदर ऑर्फनेज में आ जाते हैं। यहाँ भी वो 5 बच्चे बैठे हुए थे, जिस दौरान माहिरू इन तीनों लड़कियों को थैंक्स कह रही थी और बोल रही थी कि यूरियो आप लोगों के साथ रहेगा तो आप उसका ख्याल रखना, जिस पर ये तीनों ऑकवर्डली हाँ करती हैं, जबकि ये सोच रहे थे कि रियलिटी तो कुछ और ही है। उन्होंने कोशिश की थी कि यूरियो को भगाने की, जिस वजह से यूरियो यहाँ से चला जाए। वैसे तभी माहिरो इन तीनों से कह रही थी कि यूना और असाई तीनों ही बहुत सुंदर है, इसलिए शायद उन्हें यूरियो पसंद नहीं आया होगा, क्योंकि यूरियो हमेशा पढ़ता रहता है। लेकिन माहिरो उन्हें बताती है कि यूरियो हमेशा से ऐसा नहीं था, वो सिर्फ माहिरो को देखकर ऐसा बन गया और इसलिए अब वो डॉक्टर बनना चाहता है और सेम उसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है जहाँ से माहिरो ने पढ़ाई की थी। हालांकि माहिरो अभी यूरियो की लाइफ के बारे में सब बातें बता रही थी, इसलिए यूरियो कहता है कि उसे ये बात नहीं करनी चाहिए। यूरियो बोलता है कि अब मैं फिर से उस श्राइन में कदम नहीं रखूंगा और ना ही मैं इन तीनों से किसी से शादी करने वाला हूँ। ये सुनकर माहिरो पहले उसके चेहरे पर हाथ रख देती है और कहती है कि मैंने बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए एक जगह ढूंढी है जहाँ तुम शांति से रह सकते हो, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी और वैसे भी तुम हमेशा यहाँ ऑर्फन बनकर नहीं रह सकते। वैसे तभी वहाँ एक बच्चा आता है जिसके पास कागज से बनी हुई एक बर्ड थी। यूरियो उसे देखकर पूछता है कि तुम ये क्यों बना रहे हो, जिस पर यूरियो के बचपन की दोस्त चिराई वहाँ आकर बताती है कि ये बच्चे अपने पेरेंट्स के लिए इस तरह के पेपर बर्ड्स बना रहे हैं जिससे ये प्रे कर सके कि इनके पेरेंट्स जल्दी ठीक हो जाएं। अब ये चीज सुनकर यहाँ यूना, ये और असाई तीनों ही हैरान थे, क्योंकि ये एक ऑर्फन है और यहाँ पर बच्चे आते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं होते। पर माहिरो बताती है कि ऐसा नहीं है, यहाँ पर वो बच्चे भी आते हैं जिनके पेरेंट्स अभी जिंदा हैं, लेकिन उनकी तबीयत खराब होने की वजह से वो इन बच्चों का ख्याल नहीं रख सकते और हॉस्पिटल में है। ये बच्चे अपने पेरेंट्स की हेल्प के लिए प्रे करते हुए इस तरह से पेपर बोट क्रिएट करते हैं और बाद में इन पेपर क्राफ्ट को इनके पेरेंट्स को जाकर देंगे। अब यूरियो ये सब देखकर कहने लगता है कि इसका सब कोई फायदा नहीं है, ये सिर्फ टाइम की वेस्टेज है। लेकिन इस चीज से यूना को गुस्सा आ जाता है और वो खड़े होकर कहते हैं कि ऐसा नहीं है, मैं भी अभी लकी चार्म बनाती हूँ तो इसी मकसद से बनाती हूँ कि इन लोग की मदद करेगा, इसलिए अगर सेम वही ऐसी इंटेंशन के साथ अगर पेपर क्राफ्ट भी बनाई जाए तो वो भी लकी चार्म की तरह काम कर सकती है। इस चीज से वो बच्चे खुश हो चुके थे। साथ ही अभी यहाँ पर यूना, ये और असाई तीनों फैसला करते हैं कि वो इन बच्चों की मदद करेगी। हालांकि असाई अभी इस चीज से थोड़ी सी खराब है क्योंकि उसे पेपर क्राफ्ट बनाना नहीं आता, जबकि उसकी बड़ी बहन ये इस चीज में मास्टर थी। यूना का भी यही हाल है, देर में ही सही पर वो पेपर क्राफ्ट बना लेती है। हालांकि तभी वो बच्चे यहाँ यूरियो के पास आकर कहने लगते हैं कि हमें नहीं लगता कि हम इन्हें पेपर क्राफ्ट कल तक तैयार कर पाएंगे, असल में यहाँ कल ही अपने पेरेंट्स को देखने के लिए जा रहे हैं। अब इनकी बातों से यूरियो के ऊपर प्रेशर पड़ रहा था, इसलिए यूरियो फैसला करता है कि वो इनकी मदद करेगा और कुछ ही मिनट्स में यहाँ यूरियो उनके लिए हजारों पेपर बर्ड्स क्रिएट कर देता है जिन्हें उसने कनेक्ट कर दिया था, जो कि देखने में बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे थे। अभी एक बच्चा यूरियो के पास आकर उससे पूछता है कि भैया क्या ये चीज काम करेगी, क्या सच में इससे हमारे पेरेंट्स ठीक होंगे। ये बात सुनकर यूरियो को अपने बचपन की याद आती है क्योंकि उसने अपनी मदर के लिए भी इसी तरह से हजारों पेपर क्राफ्ट क्रिएट किए थे और साथ ही वो प्रेयर भी करता था। यूरियो उस बच्चे से कहता है कि चिंता मत करो, ये काम करेगा। और वैसे भी जब डॉक्टर इन पेपर क्राफ्ट को देखेंगे तो सोचेंगे कि उन्हें इन बच्चों के पेरेंट्स पर स्पेशल ध्यान देना चाहिए और इन्हें जल्द से जल्द ठीक करना चाहिए। इससे वो सारे बच्चे खुश हो चुके थे। यहाँ पर माहिरू अभी यूनाई और असाई से कह रही थी कि यूरियो के अलावा इस चीज को कोई इतने अच्छे से नहीं समझ सकता क्योंकि यूरियो भी बचपन में इसी तरह से हजारों पेपर बर्ड क्रिएट कर चुका है अपनी मदर के लिए। साथ ही माहिरू कहती है कि यूरियो इस वजह से एक डॉक्टर भी बनना चाहता है। अभी यहाँ यूना, ये और असाई उस पूरे दिन वही ऑर्फनेज में रुकते हैं। बाद में शाम के टाइम हम देखते हैं कि यहाँ माहिरू यूरियो के अकेले में बात कर रही थी और पूछ रही थी कि तुम श्राइन छोड़कर क्यों आ गए, जिस पर यूरियो कहता है कि इन तीनों लड़कियों ने तो मुझे बहुत सारे घर के काम दे दिए थे जिस वजह से मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिला और मैंने सोचा कि मैं यहाँ नहीं रह सकता। हालांकि माहिरू इससे कहती है कि इस वजह से तुम ज्यादा लोगों से बात नहीं कर पाते और वैसे भी तुम्हें लगता है कि ये तुम्हें भगाना चाहती है, लेकिन असल में उन्हें तुम्हारी चिंता है, इस वजह से ये यहाँ पर आई और क्या तुम इतनी आसानी से हार मान लोगे। ये सुनकर यूरियो को याद आता है कि जब वो छोटा था तब यही ऑर्फनेज में माहिरू सारा काम किया करती थी और वो मल्टीटास्किंग किया करते थे, इसलिए यूरियो
को उसकी चिंता होती है और एक दिन यूरियो ने उससे कहा कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, जिस पर माहिरो ने कहा कि नहीं, उसे काम करना पसंद है। यूरियो को सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। यूरियो सोचता है कि अगर मैं चाहूँ तो काम के साथ साथ पढ़ाई भी कर सकता हूँ, इसलिए वो फैसला करता है कि वो श्राइन फिर से लौट कर जाएगा। अब यहाँ असाई, ये और यूना तीनों ने इनकी बात सुन ली थी। बाद में जब माहिरो वहाँ से जाती है तो वो तीनों यूरियो को चिढ़ाने लगती हैं और कहती है कि यूरियो माहिरो को लाइक करता है, जिस पर यूरियो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो सिर्फ माहिरो की रिस्पेक्ट करता है क्योंकि माहिरो उनके लिए बहुत कुछ किया है। वो बोलता है कि मैं सेल्फिश हो गया था, इसलिए सिर्फ काम न करना पड़े इसलिए वहाँ से भाग आया, लेकिन अब मुझे एक डॉक्टर बनने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं करूँगा और साथ ही घर के काम करने के लिए भी तैयार हूँ। हालांकि तब यूना आगे आकर कहने लगती है, अगर हम सारा काम तुमसे कराएंगे तो तुम मेरी बहन आलसी हो जाएगी, इसलिए हम तुम्हारी मदद करेंगे क्योंकि अब हम एक फैमिली है। हालांकि ये बात सिर्फ कहने के लिए थी क्योंकि अगले सीन में जब ये लोग वापस श्राइन पहुँचते हैं और वो तीनों लड़के यूरियो की मदद करने की कोशिश करती है, तब यूरियो को पता चलता है कि वो तीनों ही किसी काम की है ही नहीं, वो सिर्फ काम फैलाना जानती है, उसे निपटाना नहीं। इस वजह से सारा काम वैसे भी यूरियो को ही करना पड़ रहा था। वो सोचता है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। हालांकि तभी वहाँ पर ओल्ड मैन मतलब श्राइन के हेड आते हैं और यूरियो से कहने लगते हैं कि बहुत अच्छे, तुमने यहाँ के कामों को एक्सेप्ट कर लिया है, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। साथ ही वो बताते हैं कि वो बहुत ही जल्द अपने ग्रैंड डॉटर के साथ यूरियो की एक अरेंजमेंट मैरिज मीटिंग करने वाले हैं और बस उनके इतना कहते ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। इसका अगला पार्ट हम 2 एपिसोड आने के बाद लाएंगे और वो भी तभी लाएंगे जब आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि इसे आगे कंटिन्यू करना है या नहीं। इस एनिमे की स्टोरी वैसे खतरनाक टाइप लड़ाई झगड़े वाली नहीं थी, लेकिन अगर आपको वैसे एनिमे पसंद है तो आप चैनल चेक कर सकते हैं। साथ ही इसके जस्ट पहले हमने जो एनिमे अपलोड किया है वो आपको सच में बहुत पसंद आएगा क्योंकि उसका मेन कैरेक्टर एक विलेन की तरह है।